गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। आप लोग गुड इवनिंग, लेकिन अगर जो वीडियो देखेगा, मान लो मॉर्निंग में देखेगा तो फिर उसके लिए गुड मॉर्निंग है ना। अगर वो आफ्टरनून में देखेगा तो उसके लिए गुड आफ्टरनून। जो भी है, जब देखो तब आप एक्सेप्ट कर लो कि मैंने आपको क्या किया है, विश कर दिया। बात करेंगे हम लोग आज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी की, और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके अंदर कि हम कॉन्सेप्ट को समझना, ये लिक्विडेशन है क्या, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर हम सिंपली समझे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब, तो हम समझ सकते हैं कि लिक्विडेशन का मतलब होता है वाइंडिंग। क्या होता है बाबू? वाइंडिंग, बंद करना। क्या करना? बंद करना। किसको बंद करना? कंपनी को। किसको बंद करना? कंपनी। हम सब जानते हैं कि कंपनी नेचुरली नहीं होता, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को किसने बनाया? लॉ ने बनाया है क्या नहीं? कंपनी रजिस्टर्ड होती है 1956 एक्ट के अंदर। अभी न्यू अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? 2013। तो जब लॉ ने बनाया है कंपनी को क्रिएट किसने किया है? लॉ ने किया है। तो वो अपने आप बंद नहीं हो सकता, उसको बंद करना पड़ेगा लॉ के थ्रू। किसके थ्रू? लॉ के थ्रू। अपने आप वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जो वाइंड अप होने वाली है वो कैसे होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कंपनी चालू किया और अपने मन से बंद करके चले गए। ये पानीपुरी की दुकान नहीं है, प्रोप्राइटरशिप नहीं है कि आपने जब मन किया शटर उठाया, अब धंधा नहीं बंद चल रहा है, शटर बंद कर दिया और गांव चले गए। ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये कंपनी है, इसको क्रिएट किया गया है लॉ के थ्रू। इट्स क्रिएशन ऑफ लॉ। क्रिएट किसने किया इसको? लॉ ने। तो जब ये बंद होगा तो किसके थ्रू होगा? किसके थ्रू होगा? लॉ के थ्रू। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं कि कंपनी वाइंड अप कैसे होने वाली, कंपनी वाइंड अप कैसे होने वाली। सेकेंड थिंग्स, एक मुझे भी डाउट है और शायद आपको भी नहीं पता होगा, मुझे पता है ये बात, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, राइट है? दोनों में क्या फर्क है? तो आपको अगर सर डिसोल्यूशन का मतलब भी बंद होना होता है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर नॉलेज आपको दूं ना, तो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में बहुत फर्क होता है। समझ में आ रहा है क्या? वाइंडिंग जो है ना, ये बंद होने का जो प्रोसेस का ना फर्स्ट पार्ट है, और डिसोल्यूशन क्या है? लास्ट में। मतलब जब कंपनी फाइनली क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तब वो कहलाएगा डिसोल्यूशन। समझो चीजों को। और जब ये प्रोसेस चल रहा है वाइंडिंग अप का, बंद होने का जो प्रोसेस कर रहे, क्योंकि आज ही बंद कर दिया और कंपनी बंद नहीं हो जाएगी, प्रोसेस होगा। तो वो जो प्रोसेस के दौरान चलेगा ना, वो क्या कहलाता है? वाइंडिंग। समझा आपको दोनों में डिफरेंस? तो एग्जाम में पूछता भी कभी कभी वाइंडिंग और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। क्लियर हुआ आपको? तो ये फर्स्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। समझ में आया आपको? तो फाइनली अब हम समझेंगे कि लिक्विडेशन ऑफ का मतलब समझ गए कि यहाँ पे होने वाला क्या है, कंपनी बंद होने वाला, वाइंड अप होने वाली। डिसोल्यूशन वर्ड यूज नहीं कर सकते ना? कर सकते क्या? बहुत लोग टीचर बोल देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, समझ जाओ। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। हम वाइंडिंग अप ही यूज करेंगे। समझ में आया आपको? वो टीचर लोग गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी गलत बोल देता हूँ, पर ये है कि डिसोल्यूशन वर्ड यूज नहीं करना चाहिए टीचर लोग को। ठीक है, राइट है वाइंडिंग अप। अब हम लोग बात करेंगे, फिर मैंने आपको बताया कि कंपनी है ये, क्रिएट लॉ ने किया है, तो बंद भी कौन करेगा? लॉ करेगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंपनी वाइंडिंग अप मींस असर्टेनमेंट ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज, द रिलीजिंग ऑफ इट्स असेट्स एंड द सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ इट्स क्रिएटर्स एंड अदर्स। उसका मतलब ये हुआ कि हम कंपनी तो स्टार्ट कर दिए थे, अब ऐसा तो नहीं है कि शटर बंद करके भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे पे बहुत सारा क्या है, लाइबिलिटीज है। क्या है? लाइबिलिटीज है, इक्विटी है हमारे पास, प्रेफरेंस है, क्रेडिटार्स है, डिवेंचर्स है, बिल पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है, बैंक इंटरेस्ट है, बैंक ओडी है। डायरेक्ट भाग जाएंगे तो चलेगा क्या? तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए क्या होता है, जो ये बंद करेगा, कौन बंद करेगा ये? तो इसके लिए कंपनी ना एक पर्सन को अपॉइंट करती है।
समझो कि एक पर्सन हो, वन पर्सन को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। एक पर्सन को क्या करेगी बाबू, अपॉइंट करेगी। और ये जिसको अपॉइंट करेगी ना कंपनी, वो क्या करेगा, लिक्विडेशन के प्रोसेस को अडॉप्ट करेगा। जैसे कि जिसको अपॉइंट करेंगे ना, उसको हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कहे तो लिक्विडेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये लिक्विडेटर कौन होगा, तो ये वो पर्सन होगा जो कंपनी को बंद करने में क्या करेगा, बंद करने के प्रोसेस में हेल्प करेगा। समझ लो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। जैसे कि वो क्या करेगा, जो भी कंपनी का क्या है असेट्स है, जो भी कंपनी का क्या है असेट्स है, उसको बेचने का क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, बेचने का काम करेगा। और जो बेच के असेट्स से जो पैसे आएंगे ना, उसको क्या करेगा, जमा करके, और उसकी लायबिलिटीज को क्या करेगा, पे करेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो लिक्विडेटर का काम क्या है कि जो भी उसके असेट्स है उसको क्या करना, बेचना, और बेच करके जो भी पैसे आएंगे किसको देना, लायबिलिटीज को पे करना। ये उसका काम है, किसका, लिक्विडेटर। लेकिन अब बात आएगी कि ये क्यों करेगा लिक्विडेटर। हमारा चाचा तो नहीं लगता, हमारे जीजा तो है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं इसका कुछ मकसद होगा लिक्विडेटर का। उसके लिए वो क्या चार्ज करता है, फीस चार्ज करता है। हम उसको कह सकते हैं रेमुनरेशन। क्या बोलेंगे उसको, रेमुनरेशन। क्या चार्ज करेगा वो लिक्विडेटर, रेमुनरेशन। और रेमुनरेशन कहां कहां चार्ज करेगा वो, तो जब वो असेट्स को सोल्ड करेगा ना, ऐसा नहीं है कि पूरा वाइंडिंग अप प्रोसेस पूरा कर दिया, बोलेगा इतना मेरे को रेमुनरेशन, नहीं। वो अलग अलग स्टेज पे क्या करता है, रेमुनरेशन। एक भी काम करेगा उसके लिए क्या करेगा, वो रेमुनरेशन चार्ज करेगा। जैसे कोई असेट्स बेचेगा तो बोलेगा मेरा रेमुनरेशन इतना परसेंट होगा। अगर किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा तो बोलेगा मेरा रेमुनरेशन इतना परसेंट होगा। अगर किसी इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट दे रहा है तो बोलेगा मेरा कमीशन इतना। मतलब वो किसी को भी पेमेंट रिलीज करेगा तो अपने क्या मांगेगा, वो रेमुनरेशन। ये काम किसका है, लिक्विडेटर का है। तो समझा आपको कि रेमुनरेशन वर्ड का मतलब क्या है। जब भी लिक्विडेटर किसी को पेमेंट करेगा, किसी लायबिलिटीज को पे करेगा, तो पे तो करेगा, साथ में वो क्या मांगेगा, रेमुनरेशन मांगेगा। तो समझा लिक्विडेटर कौन है। फिर आते हैं यहाँ पे कि वाइंडिंग अप बाय द एनसीएलटी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। अब ये कंपनी बंद कैसे होगा, कहां बंद होगा। तो कंपनी बंद करने के लिए हमें कहां पे जाना पड़ता है, एनसीएलटी। एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। एक तरह का ये कोर्ट है, समझो क्या है, ये कोर्ट है। वो किसका कोर्ट है, ये कंपनी का कोर्ट है। किसका कोर्ट है, कंपनी का। यहां पे क्या होगा, जो वाइंडिंग के प्रोसेस होंगे यहां पे चलेंगे। जैसे कि मान लो कंपनी बंद क्यों हो रही है, अभी ये भी क्वेश्चन उठता है कि कंपनी बंद क्यों होगी, वाइंड अप क्यों होगी। तो एक ये है कि मान लो कंपनी नुकसान में चल रही है, सारे शेयर होल्डर ने डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग कंपनी नहीं चला सकते क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है, तो क्या करेंगे, बंद करना पड़ेगा। तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो कंपनी को बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं खाली पास करें, फिर उनको कंपनी में पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। कहां पे, एनसीएलटी। ये कौन करेगा, कंपनी कर सकती है, ये एनसीएलटी करेगी। हाँ, ये कौन करेगा, एनसीएलटी। मतलब मान लो सेकेंड है, उसने बोला है अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अभी कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है जो देश के क्या हो, खिलाफ हो, देश के इंटरेस्ट के खिलाफ, कंट्री के अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है कंपनी के थ्रू। कंपनी ने बनाया कि हम इसलिए बना रहे कंपनी, और काम कुछ और कर रहे हैं, तो एनसीएलटी क्या करेगी, उसकी कंपनी को वाइंड अप करवा देगी। क्या करवा देगी, वाइंड अप करवा देगी। फ्रॉडुलेंट अफेयर्स। फ्रॉडुलेंट अफेयर्स का क्या है, कुछ बोल के कुछ और करना। हाँ, मतलब जैसे कि एक्टिविटी दिखाना ये और करना कुछ और। एक्टिविटी सो एंड सो कर रही है, सो एंड सो, रिजल्ट सेम नहीं है एज पर द एमओयू और एओयू के थ्रू। तो वहां पे भी कंपनी को लगता है, एनसीएलटी को लगेगा कि यहाँ पे कुछ धोखा हो रहा है, तो उसके पास पावर है, कंपनी के अगेंस्ट में जाके कंपनी क्लोज कर सकती है। कौन कर सकती है, एनसीएलटी। और है डिफॉल्ट इन फाइलिंग, मतलब वो कंपनी का जो भी फाइलिंग प्रोसेस होता है, फाइलिंग मतलब क्या, इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, वैट नहीं भर रहा है, जीएसटी, जो भी मतलब टैक्सेस से कंप्लायंसेस होंगे, उसको प्रॉपर टाइम टाइम फाइलिंग नहीं कर रहा है, तो भी वो क्या कर सकता है, कंपनी को बंद कर। कौन, एनसीएलटी। फर्स्ट केस में कंपनी खुद से बंद कर सकती है यहाँ पे हाँ,
बाकी 3 केस में एनसीएलटी NCLT कर सकती है। जब आप करें। अब बात आती है ना कि कंपनी बंद करने का जो प्रोसेस है वो कौन करेगा। यहाँ पे तो क्या था कि जबरदस्ती कंपनी NCLT बंद कर दे रही थी, क्योंकि उसको लगा कि आप गलत चीजें हो रही है तो बंद कर दिया। अब यहाँ पे कि क्यों इसके अलावा NCLT के अलावा कौन कंपनी को बंद करवा सकता है, तो पहला मैंने लिखा है कि हु फाइल अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, मतलब कौन है जो केस कर सकता है। पिटिशन का मतलब समझो केस, बंद करने के लिए, कंपनी को बंद करने के लिए कौन केस कर सकता है, समझा आपको। कंपनी को बंद करने के लिए कौन केस कर सकता है, किसके पास केस करेंगे, NCLT। हाँ, केस किसके पास करेंगे, पिटिशन किसके पास फाइल होगा, NCLT के पास। तो पहला है एक खुद कंपनी, एक खुद तो कंपनी है, वो बोले कि हमारा सही से नहीं चल रहा है, हमारा जो एजेंडा था उसको हम लोग काम नहीं कर पा रहे, या लॉस हो रहा है, या जो भी है सो इंटरनल प्रॉब्लम, इसलिए हम लोग कंपनी क्या करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं। तो एक तो पहला खुद ही कंपनी फाइल कर सकती है, हाँ या ना। दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होता है, शेयर होल्डर्स, जिसने पैसा लगाया है, इक्विटी वाला, प्रेफरेंस वाला, डिवेंचर वाला, इवन क्रेडिटर भी जा सकता है। कंट्रीब्यूट तो वो भी कर रहा है, बोलेगा हमारा पैसा नहीं दे रहा है क्या नहीं, तो उसके पास भी पावर है कि वो क्या कर सकता है, पिटिशन फाइल कर सकता है कंपनी के अगेंस्ट में, इस कंपनी को बंद करो, धोखा दे रही है कंपनी, लोगों का पैसा ठग रही है कंपनी, कुछ भी बोल सकता है। ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो ROC को भी लगता है कुछ गलत है, तो वो भी NCLT के अगेंस्ट क्या करेगा, बिफोर क्या करेगा, केस फाइल कर सकता है कंपनी को बंद करने के लिए। और है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ हाँ जो गोलमाल है भाई, गोलमाल है, तो वो भी क्या कर सकता है, बंद नहीं कर सकता, केस फाइल कर सकता है, किसके पास, NCLT के पास, कि ये कंपनी के अंदर ये ग्राउंड्स पे कंपनी को क्या कर दो, बंद कर दो। क्योंकि तो ये हमारा दो, ये क्या था, कंपनीज का बेसिक था, समझा आपको ये पूरा। कि एक तो ये NCLT क्या था, ये कंपनी को बंद इन सिचुएशन में बंद कर सकता है, और कौन कंपनी को बंद करने के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है। फिर हमने देखा कि लिक्विडेटर कौन है, ठीक है, और लिक्विडेटर का काम क्या है। अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, असेट्स है, ठीक है, सॉरी ये क्या है अपना लायबिलिटी, और ये क्या है अपना, तो यहाँ पे अपने असेट्स रहेंगे और यहाँ पे अपना क्या है, लायबिलिटी। तो जो लिक्विडेटर हमने अपॉइंट किया है उसका काम ही क्या है, ये असेट जितने भी है ना सबको बेचेगा, बेच के सेल करेगा, जो भी मतलब पैसे आएंगे वो जितने भी उसकी लायबिलिटी है ना उसको पे करेगा, क्या करेगा, पे करेगा। यही होता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी प्रोसेस, यही क्या होता है, लिक्विडेशन ऑफ, समझा आपको, सेलिंग द असेट्स एंड पेइंग द लायबिलिटी, सेटलमेंट द लायबिलिटी। अब असेट्स को बेचना और जो पैसे आएंगे उसको अपना कर्जा क्या कर देना, चुका देना, ये होता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब बात आती है ना कि सर आपने बहुत इजीली बता दिया कि असेट्स को बेच देना और लायबिलिटी को दे देना, तो अब बात ये आती है ना कि लायबिलिटी में सबसे पहले पैसा किसको दे, क्योंकि सब बोलेंगे मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, सब लोग बोलेंगे कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे। तो ये यहाँ पे एक डिस्प्यूट्स का रीजन बन जाता है कि पहले पैसा किसको दे, पहले पैसा। तो यहाँ पे एक ऑर्डर है, कंपनी ने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है कि जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो आपको इसी ऑर्डर में क्या करना है, पेमेंट करना है, क्या करना है, पेमेंट करना। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है, देखो दिख रहा है आपको, आपको एग्जाम में भी यही स्टेटमेंट बनाना है, इतना ही सम आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने बनाया है कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे रिसिप्ट है और यहाँ पे पेमेंट्स है, यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट, मतलब ये समझो कि इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर। तो ये जो है ना कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो क्वेश्चन में दिया रहता है, ऑलवेज क्या होता है, गिवन होता है, ऑलवेज क्या होता है, ये गिवन। सेकेंड वन है असेट्स रियलाइज, तो जो भी लिक्विडेटर असेट्स को बेचेगा तो पैसा आएगा ना, वो यहाँ पे आएगा, मतलब ये रिसिप्ट में क्या आने वाला है अपना, जो भी पैसा आएगा,
कहाँ से पैसा आएगा, क्योंकि लिक्विडेटर को करना क्या है, असेट्स को बेचकर पैसा जमा करना है, ताकि लायबिलिटी को क्या कर सके, वो पेमेंट कर सके। पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आया सबसे पहली बात, तो उसके पास जो कंपनी के पास था वो गिवन। सेकंड, उसने क्या किया, और पैसे जमा किया, तो कहाँ से लाया, असेट्स को क्या किया उसने, बेच दिया, तो कुछ पैसे आ गए। फिर भी और पैसा चाहिए उसको, तो क्या करेगा, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब ये सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड, देखो क्रेडिटर सुना आपने, दो तरह का क्रेडिटर्स होता है, एक होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। सुने तो है, पता नहीं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में क्या होता है, जैसे कि क्रेडिटर मतलब कौन, जिसने कंपनी को पैसे दिए, क्रेडिटर मीन्स जिसने कंपनी को पैसा दिया है, राइट है, या मटेरियल दिया है, मटेरियल भी हो सकता है, कुछ रॉ मटेरियल भी दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, है ना। तो क्रेडिटर्स कौन हो गया, जिसने कंपनी को कुछ दिया है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को तो पे करना ही पड़ेगा ना, पे करना पड़ेगा उसको। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कंपनियां क्या बोलती है, तू ले लो माल, ले ले जा, बाद में दे देना मेरे को भरोसे पे, तो वहां पे कुछ गिरवी रखा कंपनी ने कुछ गिरवी रखा उसके सामने, क्रेडिटर के सामने नहीं, तो हो गया अनसिक्योर्ड। क्या हो गया, कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखा, डायरेक्ट उसने क्या कर दिया, माल सप्लाई। अभी जैसे सामने वाला बनिया है, उसको बोलूंगा मेरे घर पे 50 किलो चावल भेज दे, तो वो थोड़ी ना बोलेगा मेरे को सर नहीं अपना रूम का पेपर ला के रख दो तब भेजूंगा, ऐसा बोलेगा क्या, वो बोलेगा हाँ सर खाली बोल दो मैं भेज देता हूँ, है ना, नाम से इनफ है, भेज देगा, पता है पैसा डूबने वाला। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्या होता है, जब उसको डाउट है कि नहीं पैसा डूब सकता है, तो क्या करेगा, बोलेगा इसके बदले तुम जितने का माल दूंगा या जितना पैसा तुमको दे रहा हूं उसके बदले तुमको क्या रखना, सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी आपको रखना होगा। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से लोन लेंगे तो बैंक अपने से क्या रखवाती है, मॉर्गेज रखवाती है, गोल्ड बोलेगी रख दो, गोल्ड रख दो, या तो प्रॉपर्टी का पेपर रख दो, और जब हम पैसा नहीं देंगे तो क्या करेगी, हाँ सेल कर देगी, समझे, तो हो गया सिक्योर्ड। तो जब कोई सिक्योर्ड मतलब जो हम पैसा उसके पास रखे हैं, कुछ भी सामान रखे हैं, तो वो बेचेगा और बेच के क्या करेगा, अपना पैसा रिकवर करेगा, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, अपने को जो एक्सेस अमाउंट रहेगा वो रिटर्न दे देगा, देगा क्या नहीं देगा, क्योंकि मान लो उसके पास 1 लाख का हमने आइटम रखा था, हमने लोन कितना का लिया था उससे, 80,000 का लिया था, राइट, तो 20,000 तो उसके पास एक्सेस है ना, तो वो जो सामान बेचेगा तो 20,000 एक्स्ट्रा तो बच रहा है ना, वो हमको रिटर्न करेगा ना, तो हमारा सरप्लस ही होगा ना हमारे लिए, कहीं ना कहीं 20,000 रुपया का अपने पास एक्स्ट्रा आ गया, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिट, समझा आपको ये, तो यहां से भी एक पैसा आ गया अपने को, राइट, दैट इज कॉल्ड सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, अब ये क्या है, इस पार्ट में अपने को क्या करना है, अपने को पैसा जमा करना है, अपने को मतलब कौन, लिक्विडेटर को क्या करना है, पैसा जमा करना है, तो यहां से जमा किया, यहां से जमा किया, यहां से जमा किया, अब ये बचा। अब ये क्या है, मान लो कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स भी दो तरह के इशू कर लेती है, कभी कभी पार्टली पेड होता है और कभी कभी फुल्ली पेड होता है, हाँ या ना बाबू, तो शेयर्स अगर पार्टली पेड है, पार्टली पेड और फुल्ली पेड, मतलब 10 रुपए का शेयर्स है, 8 रुपीज कॉल्ड अप है ना, तो 2 रुपए तो पेंडिंग है ना, तो क्या हो गया, पार्टली पेड है क्या नहीं, तो ये क्या करेगा, कौन, लिक्विडेटर, उनको कॉल करेगा, बोलेगा तुम्हारा 2-2 रुपए सबका पेंडिंग है, आपको कंपनी को क्या करो, पे करो, कंपनी तो बंद हो रही है, हाँ कंपनी बंद हो रही है, फिर भी उनको जितने भी शेयर होल्डर है, जितना भी पैसा पेंडिंग है, उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन है, शेयर होल्डर है, लायबिलिटी को पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, शेयर होल्डर की है। तो जितने भी कॉल्ड अप पेमेंट रहेंगे, पेंडिंग पेमेंट रहेंगे, ड्यूज, वो लाके कंपनी को क्या करेंगे, लोग देंगे। तो ये 4 ऐसे जरिए हैं जहां से कंपनी के पास पैसा आएगा,
और कौन लाएगा ये पैसा? लिक्विडेटर लिक्विडेटर लाएगा। कौन लाएगा? लिक्विडेटर अपने प्रोसेस को यूज करके। तो यहां से कंपनी के पास पैसे आ गए। अब जो भी पैसा जमा होगा वो पैसा लिक्विडेटर क्या करेगा? जो उसकी लायबिलिटीज थी ना, उनको पे करेगा। कौन सी लायबिलिटी थी उसकी बाबू? लायबिलिटी थी ना उसकी। यस सर। देखो ये लायबिलिटी क्या था यहाँ पे? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बैंक लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, बिल पेएबल एक्सेट्रा पकड़ लो। ये सारे कौन है? कंपनी के लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है। अब इनको पेमेंट करना होगा और कंपनी के पास जहां जहां से पैसे आने वाले थे सब जमा हो चुके हैं। तो कंपनी क्या करेगी? लिक्विड मतलब कंपनी मतलब लिक्विडेटर क्या इन सबको पे करेगा। अब इन सबको पहले किसको पे करेगा? ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि सबको, क्योंकि मान लो 2 लाख जमा हो गया और देना है 10 लाख, तो 2 लाख कितने लोगों को दे? समझ रहे मेरी बात? अपने पास जमा कितना होगा? 2 लाख। और लायबिलिटी कितनी है अपनी? 10 लाख की। 10 लाख की। तो पहले किसको दे? मुश्किल है ना। Yes, sir. तो हम कभी भी किसी को नहीं, तो बोले इक्विटी शेयर होल्डर क्या बोलेंगे? इक्विटी वाले चल 10 लाख रुपए ले और निकल ले। पर कंपनी का लॉ कहती है, कंपनी लॉ 13 कहती है ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं कर सकते। जो भी कंपनी में पैसा आएगा कलेक्शन के बाद, आप सबसे पहले क्या पे करोगे पता है? लीगल चार्जेस, सबसे पहले किसको पे करोगे? लीगल लीगल चार्जेस। सबसे पहले किसको पे करोगे? लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस व्हाट? जो भी मतलब लीगली जो भी पेंडिंग होंगे गवर्नमेंट के पैसे से, मतलब लीगल चार्ज मोस्टली गवर्नमेंट का होता है, वो आपको क्या करना होगा? पे करना होगा। समझे? अब मान लो 2 लाख रुपए यहीं पे खत्म हो गया। 2 लाख यहीं पे क्या हो गया? खत्म। लिक्विडेटर ने कितना जमा किया? 2 लाख। वहीं और खत्म। 2 लाख यहीं पे क्या हो गया? खत्म। तो इन सब का क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? लॉस। सब ये सब है ना, ये सब यहाँ पे जितने भी थे ना, इक्विटी, प्रेफरेंस, सबकी क्या हो गई? नैया डूब गई। समझे? यस सर। तो पहले किसको पे करेंगे? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है? फिक्स है। कंपनी लॉ के थ्रू ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है? फिक्स है। जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो आपको इसी ऑर्डर पे क्या करना है? पेमेंट करना है। समझ में आ रहा है क्या? सेटल करके जो पैसा बचेगा रिमेनिंग वो पैसा आऊंगा मैं। तो सबसे पहले क्या है? लीगल चार्जेस पे करेंगे। उसके बाद पैसा कौन लेगा पता है? लिक्विडेटर खुद लेगा। हाँ, नहीं तो वो काम करके उसको नहीं मिलेगा। लिक्विडेटर खुद लेगा। पता चला उसको। मालूम पड़ा? ये सब काम कर रहा है उसको ही नहीं मिलेगा। और उसको भी पैसा नहीं मिला, इसका ही लॉस हो गया, पैसा खत्म हो गया। तो बोलता नहीं भाई, लीगल चार्ज पे करने के बाद मेरे को दो। मैंने वसूली किया ना। कितना वसूली किया? 2 लाख। 2 लाख रुपीस वसूल करके दिया ना। असेट्स को बेचा, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर थे उससे पैसा रिकवर किया, कॉल करके पैसा रिकवर किया, सब तो मैंने किया। तो पहले उन सब पे मतलब इस पे, Realization पे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे और पेमेंट टू इक्विटी शेयर करेंगे। तब जिसको जिसको पेमेंट करेगा उन सब पे क्या मांगेगा? कमीशन। कमीशन ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? रेमुनरेशन। क्या बोलते हैं? और उसका परसेंटेज मोस्ट ऑफ द जो टीवाई बीकॉम का सिलेबस है वो क्वेश्चन में दिया होता है, कितना % वो कमीशन चार्ज कर, मतलब वो रेमुनरेशन चार्ज करेगा। तो पहले लीगल चार्ज पे करेंगे, उसके बाद वो अपना खुद का पैसा लेगा, पेमेंट ही है ना, Yes, sir. पेमेंट। उसके बाद आएगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंस मतलब क्या? वाइंडिंग अप के जो खर्चे, वाइंडिंग अप के जो कंपनी को बंद करने का जो खर्चा आएगा ना, वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। जैसे कि पिटिशन फाइल किए हाँ, तो उसमें लॉयर रहेंगे, जो भी रहेगा वो सबका जो खर्चा जाएगा पेपर वर्क। पेपर वर्क का, वो लिक्विडेशन एक्सपेंस में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, अमाउंट क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है बाबू? यहाँ तो समझा आपको तीनों था। यस सर। इसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, कभी कभी इसको पहले दे देंगे, इसको बाद में देंगे, ऐसे चलेगा क्या? ये ऑर्डर चेंज, इसी ऑर्डर में पेमेंट होगा। अब मान लो यहां तक आते थे, पैसा खत्म हो गया, तो इन सब का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इन सब का क्या हो जाएगा? लॉस। इनको नहीं मिलेगा, लॉस होता होगा ना सर? अगर ऊपर लीगल चार्जेस में खत्म हो गया पैसा तो ये सबका लॉस लॉस हो जाएगा। हाँ,
अरे वो की लेकिन- चार्जेस ना आ गया। हाँ इधर आ जाएगा, लेकर जा, पहले ही ले लेता पैसा ना। नेक्स्ट देखो, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब इतना होने के बाद अब जो लिक्विडेटर्स है वो किसको पैसा देगा? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को। हु इज द प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स? बैंक अब यहाँ तक पेमेंट हो चुका है ना? अब आएंगे सुनो अभी, तो यहाँ तक पेमेंट हो गया, कहाँ Yes, तक? sir. प्रिफरेंशियल क्रेडिटर तक। अब उसके बाद नंबर किसका आएगा? डिबेंचर। कौन है? डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर देखा ना आपने? यस सर। कहाँ पे रहता है डिवेंचर? यहीं पे रहता है Yes. ना? लायबिलिटी में डिवेंचर। तो अब की पेमेंट किसको करेगा कंपनी? डिवेंचर होल्डर को। किसको करेगा? डिवेंचर होल्डर। अब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड को अब पेमेंट कर रहा है। कौन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स? कौन है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स? यहाँ बताया था ना आपको मैं, हाँ। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा उसको अब क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। उसके बाद बचेगा एरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड। क्या होता है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड? जो पहले का जो बाकी हाँ। जैसे कि देखो, यहाँ पे हम लोग इक्विटी लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? Preference। इसके आगे परसेंटेज लिखा होता है, हाँ। लिखा होता है ना? Yes. तो दोनों में फर्क क्या होता है कि इक्विटी वाला ज्यादा रिस्क लेता है हाँ। और कंपनी का ओनर होता है, Yes. और ये प्रेफरेंस वाला एक्चुअल ओनर नहीं होता। क्योंकि ये रिस्क कम लेता है। इसको तो हर साल कितना परसेंट इंटरेस्ट चाहिए? 8%। इसको फिक्स है। तुमको प्रॉफिट हो चलो। चाहे ना हो, मुझे हर साल क्या चाहिए? 8% मुनाफा। इंटरेस्ट चाहिए, डिविडेंड बोलो जो भी। तो इनका जो एरियर्स होगा ना पैसा, वो हम लोग पहले पे करेंगे। किसके बाद? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद। ठीक है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड पे करेंगे। अब मान लो यहाँ तक पैसा खत्म हो गया, तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ नहीं तो मिलेगा। इक्विटी और प्रेफरेंस वाले को कुछ नहीं मिलेगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा? Loss। लॉस। अब मान लो फिर भी पैसा बचा हुआ है, तो फिर पहले कौन ले लेगा? Preferential holder। कौन ले लेगा? Preferential holder। अब मान लो पैसा यहीं पे खत्म, तो टाइपिस किसका हो गया? Equity शेयर होल्डर्स के। तो फाइनली लॉस किसको होता है? सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर को होता सबसे है। ज्यादा ह्यूज लॉस अगर किसी को होता है कंपनी वाइंडिंग अप में, तो वो होता है और जब equity ह्यूज share प्रॉफिट holder। होता है तभी अच्छा खासा और profit इतना मिलेगा। अगर ह्यूज लॉस हो रहा है तो आपको पता है कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? Equity share holder। तो ये रिस्क टेकर, ये कौन है? Risk taker। ज्यादा रिस्क लेता है। जो ज्यादा रिस्क लेगा वो ज्यादा है, कमाएगा। वो ज्यादा रिस्क होगा बोलता है। मतलब मैं रिस्क, यहाँ पे मैं रिस्क बता रहा हूँ, वहीं पे इसको सुनाई दे रहा हूँ उसको। जो ज्यादा रिस्क लेगा ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ये बोले ज्यादा रिस्क लेगा तो ज्यादा रिस्क होगा। हर्षद मेहता का है वो। हाँ बताओ, यही लोग ऐसे, यही लोग स्कैम करते हैं। हर्षद मेहता बैठे। SBI के साथ। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे क्या देखा बेसिकली कि हम एक तरह से जो हमारा लिक्विडेटर होता है वो सारी चीजों को, जो कंपनी की चीजें हैं उन सबको सोल्ड करता है। रियलाइज मतलब क्या? बेचना। बेचना, पैसा जमा करता है। मतलब यहाँ ये चारों केस में क्या हो रहा था? पैसा आ रहा था। कौन ला रहा था? Liquidities। वो क्यों ला रहा था?
लायबिलिटी को पे कर दे, सेटल कर दे, रिपोर्ट सबमिट कर दे, खत्म। और यहाँ पे हम लोग क्या करते, उन जो पैसा आया था हम उसको क्या करते, पेमेंट कर देते। लेकिन ये स्टेप्स को हम लोग फॉलो करना पड़ेगा, हम इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। इसी ऑर्डर में हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। इस तरह फिर लास्ट में क्या होगा, दोनों ये क्लोज। तो यही, हाँ अभी सुनो, एक अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा कि अगर मान लो कि हमने कलेक्शन कर लिया 10 लाख रुपए, ठीक है, और अपनी लायबिलिटी बची 5 लाख रुपए, जो एक्सेस रहेगा इक्विटी शेयर व्हीकल्स में हो जाएगा, राइट है। तो जो एक्सेस बचेगा वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड हो जाएगा। जब वो रिस्क बेयर कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट समझ में आया, क्योंकि जब नुकसान हुआ तो ज्यादा उठाए तो हार्ट अटैक इनका आया, तो जब पैसा ज्यादा आ गया तो पार्टी भी वही तो करेंगे, पार्टी भी यही करेंगे। बांसुरी में कौन जाएंगे, यही लोग जाएंगे, है क्या नहीं? बांसुरी वाले का प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? आपको कॉल करके बुलाएगा, सर आ जाओ तो खाना इस तरह रिसिप्ट और पेमेंट, और हम लोग एग्जाम में भी क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना होगा। समझ में आया आपको? Yes, sir. जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो मैं एक सम लाऊंगा, 2 सम कराऊंगा आपको, उसमें आपको समझेगा कि किस तरह हम लोग क्या करते, पेमेंट को कलेक्ट करते, हम लोग मतलब लिक्विडेटर पेमेंट को कलेक्ट करता है, और किस तरह वो क्या करता है, पेमेंट करता है। समझ में आप? अभी किसी को डाउट है यहाँ पे तो पूछेगा, चालू रखो। किसी को कुछ डाउट है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सब बता दिया है, यस क्लियर। आप पूछ सकते हो, क्योंकि देखो सम सीखना कुछ बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। बोलो अभी कुछ डाउट? सबने बता ही दिया, आई थिंक मेरे को लग रहा है सब चीज, कौन सब cover केस हो करेगा, कौन कहाँ केस होगा, कब कब बंद होगा, सब मैंने आई थिंक पूरा चीज कवर कर लिया। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं बच रहा, बुक खोल के आप देख लेना घर पे जाके, आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया है। सर वो जो वाइंडिंग अप बाय एनसीएलटी उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास कौन करता है? हाँ ये लोग करते हैं, NCLT हम एनसीएलटी करेंगे, एनसीएलटी करेंगे, हाँ, क्योंकि वो ये सब केस में क्या हो रहा है, ये बंद कर रही है ना, समझ में आ रहा है क्या? ये सब केस में ये बंद कर रहा है कौन, एनसीएलटी, मतलब कंपनी गवर्नमेंट खुद ही समझ क्या कर रही है, इसको बस बंद कर रही फर्स्ट है। वाला बस कंपनी कर रही है ना सर। हाँ मतलब उनको लग रहा है कुछ ये कुछ मतलब कुछ गड़बड़ी चल रहा है, सपोज कुछ गलत चीज बना रहा है या लोगों को हार्म हो रहा है, अनएथिकल हो, व्हिच इज अनएथिकल। एक मिनट रुकना, एक चीज और डाउट मेरे को आ रहा है, एक क्वेश्चन और है कि सर मान लो ये लिक्विडेशन कब होगा, जब कंपनी लॉस होगा तभी होगा, और आपने बोला लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में भी वो अपना या प्रॉफिट होगा तब होगा, तो सर, वाइंड जब अप कब करेंगे? एक पहला क्वेश्चन ये है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, इसका आंसर ये होगा कि जरूरी नहीं है कि जो कंपनी लॉस मेकिंग है सिर्फ वही वाइंड अप हो सकती है। जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगी ना वो भी अपने आप को वाइंड अप कर सकती और है, वो क्यों वाइंड अप? पर वो ऐसा होता नहीं है। पर कभी कभी जैसा पार्टनर्स के बीच में मगर झगड़ा मान होता लो है। कि सारे इक्विटी शेयर होल्डर जो है अरे उनके वही। बीच में इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, अनबन और हो दे गई। डोंट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस कंपनी, तो क्या करेंगे, दे विल गो फॉर द वाइंडिंग अप प्रोसेस। तो ये जरूरी नहीं है कि लॉस वाली, ये भी मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम ट्रू और फॉल्स वगैरह पूछ लिया, सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनी ही वाइंड अप नहीं होती है। समझ में आ रहा? तो क्या कंपनी अपने मन से, सर इसका आंसर क्या होगा, क्या कंपनी कभी अपने मन से भी वाइंड अप कर सकती है अपनी कंपनी को? Yes, sir. कर सकती है ना? Yes. स्टेट गवर्नमेंट कंपनी को वाइंड अप कर सकती है? यस सर। शेयर होल्डर को कंपनी को वाइंड अप कर सकता है? Yes, sir. क्रेडिटर्स हाँ कर सकते हैं ना? Yes. आरओसी कर सकते कर हैं। सकता है। केस कहाँ पे फाइल होगा? NCLT। एनसीएलटी में। और कितने दिन में रिपोर्ट आता है इसका? 60 डेज में प्रोसीडिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। कितने दिन में? 60 डेज के अंदर, ठीक है। और एनसीएलटी का फॉर्म क्या बताया मैंने आपको? नेशनल कंपनी लॉ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब समझोगे कोर्ट होता है एक तरह का, क्या होता है ये? कोर्ट है, ये भी एक तरह का कोर्ट है। क्या है ये? कंपनी लॉ का क्या है? कोर्ट। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सम सिखाऊंगा, ठीक है? ओके चलो क्लोज कर दे।